हेलो क्लास, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ रहेंगे हमारी। 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है हम हर वीक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखो यार, हमने पहले भी करंट अफेयर्स का सीरीज़, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया था, बट आप लोगों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इस वजह से हमें वो रोकना पड़ा। ठीक है, सो प्लीज़ 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 वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको एंड तक देखो और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी रिस्पॉन्स अच्छा मिले और हमारा भी जो मोटिवेशन है आपके लिए वो बना रहे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हैं वीक की वो कवर करी गई हैं। सो दिस इज़ करियर फोकस। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। सो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो ग्लोबली हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है ऑन 11 जुलाई। ठीक है, क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो एकदम ग्लोबली राइज हो रही है और वहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा उस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है। और थीम क्या है इस बारी की? सो थीम है आपकी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। ठीक है, सो और इसी के साथ साथ है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, सो ये आपकी थीम है इस साल की और ये थीम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात हुई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच विन 7th टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाम है, आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस किया, अगर गलत प्रोनाउंस कर दिए सो ठीक है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उन्होंने 7th विंबलडन मेंस टाइटल जो है वो जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये जो पर्सनालिटी हैं तो ये एक तरीके से इन्होंने 32nd मेजर फाइनल अभी जीता है। ठीक है, और ये मोस्ट एवर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा विक्ट्री जो है इन्होंने हासिल करी है इस साल की। ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने ही जो विंबलडन मेंस टाइटल है एंड 21st ग्रैंड स्लैम क्राउन है वो भी इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर न्यूज़ है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड्स जियो पोर्टल परिमाण नाउ एक्सेसिबल फॉर पब्लिक। ओके, सो यहाँ पर एक पोर्टल है, जियो पोर्टल है जिसका नाम है परिमाण। ठीक है, अब वो एक्सेसिबल कर दिया गया है, किसके लिए? पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल कर दिया गया है। सो जियो पोर्टल फॉर एनसीआर नोन एज परिमाण कब लॉन्च हुआ था? 31/8 को 2021 में। ठीक है, और ये 40th मीटिंग रही थी ऑफ द बोर्ड बाय श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया था, 40th मीटिंग में लॉन्च हुआ था और ये चेयरमैन भी रहे थे और ये चेयरमैन जो हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए। क्यों लॉन्च किया गया था जियो पोर्टल और नाम क्या है? परिमाण नाम है। ठीक है, सो लॉन्च इसलिए किया था फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो किस तरीके से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ जाए, उस वजह के लिए जो है हमने एक जियो पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये पहले एनसीआर रीजन में यूज़ होता था, उसके बाद जो है ये बाकी के रीजन्स में भी यूज़ किया गया है। ठीक है, और भी अगर मैं आपसे बात करूँ जियो पोर्टल की, ये हेल्प करेगा कि किस तरीके से जो प्लानिंग है और मैनेजमेंट है एनसीआर रीजन में वो इम्प्रूव करी जा सके। इसके कम से कम भी 179 लेयर्स हैं जो प्रेजेंट किए गए हैं अंडर जियो पोर्टल। और यहाँ पर हमने किस फील्ड के लिए काम करना है, किन सेक्टर्स के लिए काम करना है, लैंड के लिए हमें काम करना है, किस तरीके से लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, लैंड यूज़ के लिए, देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, वाटर, पावर, हेल्थ, तो इन सारी ही चीज़ों के लिए जो है ये एक जियो पोर्टल बनाया गया है कि किस तरीके से इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
तो अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, अल्वारो लारियो नेम्ड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। ठीक है, सो IFAD क्या है पहले तो वही देख लेते हैं। ये IFAD मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर नया प्रेसिडेंट कौन चूज़ किया गया है, अल्वारो लायरो जो है नए प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, तो ये एक तरीके से एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, और इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशन। और किसी भी तरीके से अगर कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है या कुछ भी है, अगर उसको क्राइसिस आते हैं या कुछ भी तरीके से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आता है तो IFAD उसकी हेल्प भी करता है। ठीक है, सो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जो कि काम करती है कि किस तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके और हंगर को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और नए प्रेसिडेंट कौन चूज़ करे गए हैं इसके, अल्वारो लायरो। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका न्यूज़ है वो है श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे अनाउंसेस रेजिग्नेशन। तो सबसे पहले तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे ने रेजिग्नेशन जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और उनके रिज़ाइन करने के देखो रीज़न्स बहुत है, श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में था और उनके रिज़ाइन करने के रीज़न्स बहुत थे। और इनका तो पहले नाम याद रखना है, रानिल विक्रमसिंघे। देखो वहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिल गए थे, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को मिल गई थी, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भाग गए। ठीक है ना, सो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो भाग गए थे। और यहाँ पर अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, उनकी GDP की बात करूँ तो नेगेटिव में पहुँच गई है, इतने इनके फाइनेंशियल इमरजेंसी क्राइसिस बढ़ चुके थे। श्रीलंका की बात करूँ तो एकदम हमारी ये कंट्री है, इसके बिल्कुल साउथ में श्रीलंका आपको देखने को मिलता है, साउथ एशिया में कंट्री है। पहले इसका नाम था सेलोन। ठीक है, और ये ऑफिशियली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक थी। ठीक है, और ये आइलैंड है आपका कहाँ पर, साउथ एशिया में ही। ठीक है, इंडियन ओशन में लाई करता है और बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट में ये लाई करता है और साउथ ईस्ट ऑफ द अरेबियन सी में ये लाई करता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि श्रीलंका और इंडिया जो है सेपरेट हुए हैं किस से, तो ये बहुत बारी क्वेश्चन भी आया है। सो इट इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। ठीक है, तो कौन से स्ट्रेट से ये सेपरेट होते हैं, पार्क स्ट्रेट से जो है इंडिया और श्रीलंका जो है वो सेपरेट होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद टेक्स चार्ज एज MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका इंचार्ज कौन रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज ले लिया है। अगर मैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करूं तो ये इनकॉर्पोरेट होता है 12 फरवरी 2016 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, और अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, कंपनीज एक्ट आया था 2016 का, उसके अंडर ये इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, और इसकी बात करूँ तो किस लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, ये एक कॉरपोरेशन लिमिटेड असाइन किया गया था ताकि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है इंडिया में उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ द इंडियन रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़ के अंडर आता है, और ये इंडियन रेलवेज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने MD का पोजीशन लिया है एज ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला न्यूज़ जो है, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कौन है, पहले तो उनका नाम याद रखना है। सो इट इज़ BK। ओके, सो फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कौन है, नाम याद रखना है हमें, BK सिंगल। ठीक है, ये फादर हैं इंडियन इंटरनेट के। दूसरी चीज़
ये जो ब्रिजेंद्र के सिंघल हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन भी थे FVSNL के, और ये अभी पास्ट अवे हो गए आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत ही दुखद न्यूज़ है, बट हमें याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, ये एक अलग से टॉपिक मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये भी आप देख सकते हैं। सो पीएम मोदी ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। हमारा जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके रूफ के ऊपर जो है एक नया स्टैचू लगाया गया है नेशनल एम्बलम का, वो पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली उसको अनवील किया है। तो ये अच्छी भी न्यूज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। क्रिटिसिज्म जो 4 लाइन्स हैं प्लेस्ड हुए, आपको पता है अशोक स्तंभ भी जिसको बोलते थे हम, ठीक है, और वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 4 लाइन्स प्लेस्ड होते हैं, और इसका जो लोगो रहता है नेशनल सिंबल का वो है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो क्रिटिसिज्म इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो लाइन का भी हमें फेस देखने को मिला है, इट इज़ वेरी एग्रेसिव फेस, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव फेस हमें देखने को मिलता है अभी जो नया नेशनल एम्बलम तैयार हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल लाइन के फेस थे दैट वाज वेरी काम, वो बहुत ही काम थे, वेरी पीसफुल, ठीक है। उस वजह से इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रही है ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं नेशनल एम्बलम की बात करूं, जैसे मैंने बताया हमारा जो मोटो है सत्यमेव जयते, और ये नेशनल एम्बलम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। यूनियन गवर्नमेंट और बहुत सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज इसको यूज़ करती हैं एज अ सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका जो है उसको हमने अडेप्ट किया है बेसिकली, जो कि एक एंशिएंट स्कल्पचर था, ठीक है। तो यहाँ पर अशोका का जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर इसको अशोका ने जो है एम्बेड किया था। यहाँ पर जो 4 लाइंस आपको देखने को मिलते हैं उनका बेसिकली मतलब ही ये है पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, ठीक है। तो ये जो 4 लाइंस हैं यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं, एक तो पावर, दूसरा करेज, तीसरा कॉन्फिडेंस और चौथा प्राइड, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड मलाला डे 2022। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इंटरनेशनल मलाला डे जो है हर साल जुलाई 22 को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफज़ई's बर्थडे, ठीक है। सो इनके बर्थडे पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपको बता दूँ, ये जो पर्सनालिटी हैं ये विमेन राइट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और अभी भी कर रही हैं, ठीक है। स्पेशली विमेन राइट टू एजुकेशन, ठीक है, उनके लिए क्रॉस द ग्लोब जो है ये काम कर रही हैं। जन्म हुआ था इनका स्वात वैली में, ठीक है। और मलाला ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड टीनेजर, एज अ चाइल्ड शी वॉज नेवर परमिटेड टू एंटर टू द स्कूल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान में जो है इन्होंने बैन किया था गर्ल्स को फ्रॉम गोइंग टू स्कूल टू इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन मलाला जो थे उन्होंने अभी एजुकेशन के लिए राइट, विमेन राइट के लिए जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ऑन द इम्पैक्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, इसलिए हर साल जो है वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पल्लवी सिंह जो हैं विन कर रही हैं, जीत रही हैं मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन, ठीक है, इन साउथ कोरिया। तो पल्लवी सिंह ये पर्सनालिटी है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता है। कहाँ पर हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली कौन सी सिटी में हुआ है? तो योसू सिटी जो है वहाँ पर ये हुआ है। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? कानपुर से जो है बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो कानपुर से ये बिलोंग करती हैं इंडिया से, और इनको मिस यूनिवर्स का टाइटल अभी नवाजा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इसी वीक की न्यूज़ है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी ये बात करी है ड्यूशे भान टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस, ठीक है। तो पहले तो हमें नाम याद रखना है, ड्यूशे भान, ठीक है, DB। तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर होंगे स्टार अलायंस के। और उसी के साथ साथ जो ड्यूशे भान हैं और जो एविएशन इंडस्ट्री है ये सेंड कर रहे हैं एक दूसरे सेंडिंग अनदर स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एवोल्यूशन। तो स्टार अलायंस बेसिकली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एयरलाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल एयरलाइन है, ठीक है।
एयरलाइन अलायंस आई वुड से। और कब फाउंड हुई थी? 14 मई को 1997 में फाउंड हुई थी। इसके जो CEO हैं वो हैं जेफरी घो, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर लोकेटेड है? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूनाइटेड एयरलाइंस हैं उसके फाउंडर भी स्टार अलायंस ही हैं, ठीक है। एयर कनाडा के फाउंडर भी यही हैं, थाई एयरवेज कंपनी के फाउंडर भी यही हैं। और अभी ड्यूशे भान जो हैं ये वर्ल्ड के फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर बन रहे हैं स्टार अलायंस के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर एग्जीबिशन एंड सेमिनार ऑन आर्टिफिशियल अलायंस इन डिफेंस, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करवाई गई। 11 जुलाई को जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह ने, ठीक है, इन्होंने 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स थे उसको डिस्प्ले किया। और उनका पहला सिंपोजियम और पहली एग्जीबिशन लगाई गई कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये जो इवेंट था ये पार्ट किसका रहा है? हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस साल हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसी का ये पार्ट रहा है। फर्स्ट एवर एग्जीबिशन जो थी, जितने भी आर्टिफिशियल लाइन्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स थे 75 कम से कम भी 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे वो हम लोगों ने जो है एग्जीबिशन में, सिंपोजियम में लगाए हैं। और ये आपका इवेंट का जो पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव उसकी सेलिब्रेशन के तहत ही किया गया है, ठीक है। और किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, इन्होंने ही फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल अलायंस इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन जो है न्यू दिल्ली में वो क्रिएट किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। UN में जो है इंडिया एंटिसिपेटेड टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन जो है अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बनने को आ रहा है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है UN ने ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इंडिया का एक्सपेक्ट किया गया है कि वो चाइना, अभी जैसे चाइना जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से चल रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये अभी बोला गया है 1.412 बिलियन स्टैंड करता है इन 2022। और चाइना का जो है वो 1.426 बिलियन है। लेकिन जल्दी ही इंडिया जो है वो जल्दी ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से एक होने वाला है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन पर काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया है जब उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस कर दी। ऑल्दो अब तो वापस से 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन पर काफ़ी कंट्रोल कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूलिंग पार्टी इन जापान रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्री इन लेजिस्लेटिव वोट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई हैं जापान में और रूलिंग पार्टी जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसके कोalition पार्टनर केमोटो, उन्होंने जो है जीत हासिल करी। एक अच्छी न्यूज़ है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है स्वधिधनता संग्राम ना सुरवीरो बुक, ठीक है। तो ये जो बुक है स्वधिधनता संग्राम ना सुरवीरो, ये बेसिकली सेलिब्रेट करता है 75 फ्रीडम फाइटर्स और इनकी स्टोरीज और इनके सैक्रिफाइसेस को जो है वो दर्शाता है अपनी बुक में। तो किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, ठीक है। तो ये जितने भी 75 फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी स्टोरीज और उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, ISSF वर्ल्ड कप साउथ कोरिया की न्यूज़ है। इंडिया की बहुत अच्छी पर्सनालिटी है अर्जुन बबूता, इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता है इंडिया के लिए। तो अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया, इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर होता है कंपटीशन? साउथ कोरिया चैंगवॉन में कंपटीशन होता है और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज में ये इनको जो है गोल्ड जीता है इन्होंने, ठीक है। ये एक इंडियन स्पोर्ट शूटर हैं अर्जुन बबूता और कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ से ये बिलोंग करते हैं और एक इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं ये, ठीक है।
इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स जो है उसमें compete किया था और उसी में ही गोल्ड लेकर आए हैं इंडिया के लिए। अगली जो न्यूज़ है मेघालय के ऊपर न्यूज़ है। मेघालय ने फैसला किया है कि चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम पे 300 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। सो मेघालय के जो सीएम हैं उनका नाम याद रखना है, कॉनराड के संगमा। उन्होंने अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट ये कि हम जो हमारी स्टेट है वो गवर्नमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट के हिस्से से 300 करोड़ जो है एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम पर खर्चेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेघालय की मैं बात करूँ, मेघालय जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न में आपको स्टेट देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये बेसिकली बनी है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के, जो कि असम के खासी हिल्स और जैंता हिल्स और गारो हिल्स। ठीक है, तो ये तीनों ही खासी, जैंता और गारो हिल्स को जोड़ के जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, मेघालय में ही। कैपिटल कौन सी है मेघालय की, वो है शिलोंग। ठीक है, सो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी मेघालय के लिए। और मेघालय की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लश ग्रीन और नेचुरल ब्यूटी बहुत देखने को मिलती है। ऑर्चिड्स बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और काफ़ी वैरायटी का वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला बढ़ते हैं भगवान देवी। ठीक है, सो इन्होंने जो है देखो कितनी बढ़िया पर्सनालिटी है। इन्होंने 94 की एज में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड में। ठीक है, सो भगवान देवी दगर जो हैं ये 94 ईयर की हैं, इंडियन स्प्रिंटर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल लाता है 100 मीटर स्प्रिंट में। कहाँ पर हेल्ड होता है, फिनलैंड में हेल्ड होता है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो हम लोग इतना बहाने मारते हैं, टांग दर्द हो रही है, आज काम पे नहीं जाना, आज पढ़ाई नहीं करनी, आज थोड़े से बीमार हैं। आप ये देखो कितनी अच्छी मोटिवेशन है जो आपको देखने को मिलेगी। इतने ओल्ड लेडी हैं और यहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इन 100 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, तो कितने बढ़िया मोटिवेशन है। और अभी इनको देख के अगर आप बोलोगे ना कि यार हमसे काम नहीं होता, हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो नहीं, वो नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखो। बढ़ते हैं आगे। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है डबल डेकर ब्रिज बिल्ड करने के लिए, और लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं नागपुर में। ठीक है, सो नागपुर में लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज जो है बिल्ड करने वाला है इंडिया। और ये जो मैं आपको बता दूं, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ द इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो जो है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाइडक्ट विद द लेंथ ऑफ 3.14 किलोमीटर। कहाँ पर, नागपुर में। ठीक है, सो 3.1 किलोमीटर का लॉन्ग डबल डेकर ब्रिज है जो कि बिल्ड किया है जॉइंटली किसने, नागपुर वाधा रोड बाय महा मेट्रो ने। ठीक है, महा मेट्रो और साथ में किसने मिलके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया ने मिलकर जो है ये ब्रिज तैयार किया है। ठीक है, ये 3 लेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और फर्स्ट लेयर जो है प्री एग्जिस्टिंग हाईवे है, सेकंड लेयर इसका फ्लाईओवर है और थर्ड लेयर जो है वो नागपुर मेट्रो की आपको देखने को मिलेगी। तो ये देख लीजिए, जैसे फर्स्ट लेयर जो है ये आपका जो पहला जैसे भी हाईवे चल रहा था वही है प्री एग्जिस्टिंग हाईवे, सेकेंड लेयर जो है ये फ्लाईओवर देखने को मिलेगा और थर्ड लेयर जो है ये आपको मेट्रो, नागपुर मेट्रो रेल देखने को मिलेगी। और ये पहला ब्रिज जो है हमें देखने को मिलेगा डबल डेकर लॉन्गेस्ट ब्रिज देखने को मिलेगा। कहाँ पर, नागपुर में। अच्छी न्यूज़ है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रूरबंस मिशन जो है उसमें डेल्टा रेटिंग झारखंड का फर्स्ट रैंक आया है। तो नेशनल रूरबन मिशन जो है ये क्या फॉलो करता है, विजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो जो विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट की बात करता है ताकि वो प्रिजर्व कर सके, नर्चर कर सके द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ। तो वहाँ का जो गांव का जो एक माहौल है, जो गांव का एक जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे रहे, इक्विटी पे, कि हर लोग, हर आदमी, हर इंसान जो है इक्वल दर्जे पे बैठकर इक्वल कमाई करे, इक्वली खाए और कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, सबको हर चीज़ मिले और किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए विद द फैसिलिटीज़ प्रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज़ रूरबन मिशन में कही गई है और झारखंड में पहला रैंक इसको दिया गया है। ठीक है, ओके, देन बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो करंट अफेयर है वो इंटरपोल के ऊपर आया है।
तो इंडिया बिकम्स द 68th कंट्री जो है जिसने इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ डाटाबेस को जो है सामने ला के रखा है। तो इंडिया हैज़ जॉइंड इंटरपोल इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, डाटाबेस, जो कि अलाउ करेगा क्या कि टू ड्रॉ लिंक्स बिटवीन विक्टिम्स, एब्यूजर्स एंड क्राइम सीन्स यूजिंग ऑडियो विजुअल डेटा। तो एक तरीके से इंडिया ने ज्वाइन कर दिया है इंटरपोल का जो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, किस तरीके से बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है, और वहाँ पर ये लिंक्स बेसिकली ड्रॉ करेगा किसके बीच में, जो विक्टिम है, ठीक है, जिसने एब्यूज़ किया है और कहाँ पर क्राइम हुआ था, ठीक है, और ये सब किसकी मदद से होएगा, ऑडियो विजुअल डेटा की मदद से होएगा। बात करूँ इंटरपोल की, तो इंटरपोल जो है इट इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया, इसको बोला जाता है इंटरपोल। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या फैसिलिटेट करती है कि पूरे वर्ल्ड में पुलिस किस तरीके से कोऑपरेट करे, पुलिस का कोऑपरेशन, और वर्ल्ड में क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो क्राइम हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है उस पर काम करते हैं। बात करूँ इसके हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर इसका है लायन, फ्रांस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो प्रेसिडेंट है आज की डेट में अहमद नसीर, ठीक है, अहमद नसीर अल राइसी, ठीक है। सो ये इसके प्रेसिडेंट हैं, हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है कि वर्ल्ड में क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और इंडिया जो है अभी 68th कंट्री बनी जिसने इस तरीके की जो इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है उसमें जो है फॉर्मेशन अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, ठीक है। फाउंड कब हुआ था ये, तो फाउंड भी देख लेते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1923, और कहाँ पर हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में ये फाउंड हुआ था, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेथ ऑफ रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री इनामल हेक, ठीक है। तो इनामल हेक कौन थे, अगर मैं इनकी बात करूँ, इनको एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पद्मश्री से भी नवाजा गया था इनको, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये। और ये जो थे एक्सपर्ट थे आर्ट में, और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं बांग्लादेश नेशनल म्यूज़ियम के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कभी कभी पर्सनालिटीज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पर जब क्वेश्चन आते हैं वो ऐसी ही पर्सनालिटीज़ पर आते हैं जो कि न्यूज़ में होती हैं, जिसका किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर लिंक होता है। एज इनका था 85, और कहाँ पर डेथ हुई है, ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है, वहीं पर डेथ हुई, वहीं पर इनका घर था। इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टर जनरल का पोजीशन भी सर्व किया है बांग्लादेश में, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पेपर बैग डे, ठीक है। वर्ल्ड पेपर बैग डे जो है हर साल 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और हर साल जो है वर्ल्ड पेपर बैग डे ऑब्जर्व करने का एक ही रीज़न है कि पेपर बैग्स का इम्पोर्टेंस या यूज़ जो है पेपर बैग्स का कि क्यों करना चाहिए, और प्लास्टिक को जो है किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। इस वजह से द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पेपर बैग्स और उसका अवेयरनेस जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड में फैलाया जाए, इस तरीके से हम वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल जुलाई 12 को, ठीक है, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जाए ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूजिंग ऑफ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका कब से ऑपरेशनल होएगा, सो इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2023। तो पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा है, इंडिया का द्वारका है। ऑपरेशनल कब से ये ऑपरेट किया जाएगा, 2023, अगले साल से ऑपरेट किया जाएगा, और ये डेवलप किया गया है एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, ठीक है। पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे को डेवलप किया गया है इंडिया में ही, और अगले साल से जो है इसको
ऑपरेट कर दिया जाएगा, इसको यूज़ में ले आया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कौन से नेशनल हाईवे पर ये बनाया गया है, तो 248 BB नेशनल हाईवे, जिसको हम कॉमनली नोन एज द्वारका भी बोलते हैं, और कौन सी स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो दिल्ली हरियाणा में ये लाई करता है। लेंथ इसकी है 27.6 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ की, और हमने ये जल्दी से स्टडी कर ली, ओके। और बात करूँ तो ये कनेक्ट करेगा द्वारका दिल्ली से लेके गुड़गांव तक, जिसको हम गुरुग्राम भी बोलते हैं। 8 लेन्स होंगी, और नेशनल हाईवे जैसे मैंने आपको बताया 248 BB जो नेशनल हाईवे है वो कवर करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो कि अभी अभी ऑपरेट किया जाएगा अगले साल, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। जॉनी बैरिस्टो एंड मैरिजेन कैप नेम्ड ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर द जून। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु वॉज नेम्ड एज द ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ द जून। तो ये हैं जॉनी बैरिस्टो एंड मैरिजेन कैप, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर जून 2022 अनाउंस किए हैं, और उसमें जॉनी बैरिस्टो और मैरिजेन कैप का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बात करूं ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, ठीक है। जो भी क्रिकेट के डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्न किया जाता है, कौन सा मैच कब होएगा या क्या रूल्स रहेंगे, वो ICC ही डिस्कस करता है, ICC ही डिसाइड करता है। इट वाज फाउंडेड, देखो, एज द इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो एक इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1909 में, और रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, इंग्लैंड से थे एंड साउथ अफ्रीका से थे। वहाँ से ये बॉडी बनी थी, कौन सी, ICC, ठीक है। उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया था इन 1965 एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और यहीं से इसका अभी भी नाम चल रहा है, विच इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1987 से जो है फिर इसको काउंसिल में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर देखो यार मैं बात करूँ ना काउंसिल और कॉन्फ्रेंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काउंसिल जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। काउंसिल में इलेक्शन के बेसिस पर डिसाइड होता है, और इलेक्शन के बेसिस पर जो है उस काउंसिल में लोग बैठते हैं और गवर्न करते हैं, कोई भी टाउन हो गया या मीटिंग होगी। लेकिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो इलेक्शन, अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है बैठ जाता है। लेकिन काउंसिल जो है ये एक मोर डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्न करने की, और कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल मीटिंग होती है, मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और इम्पॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन के बेसिस पर वो मेंबर्स बिठाए गए हों। सो यहाँ पर अगर ICC अभी हम काउंसिल बना है तो यहाँ पर इलेक्शन के बेसिस पर मेंबर्स जो हैं वो अलॉट करते हैं। 1987 में ये ICC बना, उससे पहले ये इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था 1909 में, उसके बाद बना इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और फिर 1987 में ये बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो ये बातें थी, कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ICC का। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर ले एयरपोर्ट की बात करी गई है, और इट इज़ बीइंग बिल्ड एज द नेशन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है भाई, ले में बन रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर JKSSB की बात करो वहाँ से भी, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, और फॉर दैट मैटर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करेंगे तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है भाई, ले में बन रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये मैनेज करता है ऑलमोस्ट 125 एयरपोर्ट्स, और यहाँ पर इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से क्रिएट किया जाए, अपग्रेड किया जाए और मेंटेन किया जाए और मैनेज किया जाए सिविल एविएशन को, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स ये बॉडी को लॉ के तहत बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी नहीं थी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी इलेक्टेड बॉडी और डी नन ऑफ दी अबव। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ पास करके जो है ये बॉडी बनाई गई है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आता है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया, किसके लिए है कि जो भी सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसको अपग्रेड किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, उस सब के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बात करूँ इसके हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके? दिल्ली में है। और फाउंड हुआ था ये 1 अप्रैल 1995 में। ठीक है, सो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट है आपका पीएम इनॉगरेटेड दियोगढ़ एयरपोर्ट एंड सेवरल अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया? दियोगढ़ एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और इन्होंने उसके अलावा बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए हैं। और इन्होंने ऑफिशियली सेट किया था द कॉर्नरस्टोन फॉर अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, और जिसमें 16,800 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीस जो हैं दियोगढ़ एयरपोर्ट में लग गए हैं। दियोगढ़ एयरपोर्ट को बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट भी बोला जाता है पहले, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा बोला जाता है? बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट। ठीक है यार, ये देखो, ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये चीज़ें मिस मत करो। ठीक है, करंट में ही चीज़ें हैं, इसको मिस नहीं कराओ। ठीक है, और कहाँ पर है भाई? ये झारखंड में है। ठीक है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। एयरपोर्ट जो है ये डेवलप किया गया है ताकि जो रीजन है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ठीक है, तो बिहार का और झारखंड का जो पार्ट है उसको सर्व किया जा सके, और स्पेशली जो पिलग्रिम्स हैं बैद्यनाथ टेम्पल के, ठीक है, उनको जो है अच्छे से सर्व किया जा सके, उनको केटर किया जा सके। सो यहाँ पर पीएम मोदी ने दियोगढ़ एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है रिसेंटली। ठीक है, तो बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट भी बोलते हैं, झारखंड में है ये, और अभी अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस एयरपोर्ट की? ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे इंटायर स्टेट में। ठीक है, सो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पहले तो। ठीक है, क्या ये नेशनल है, क्या इंटरनेशनल है? इट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं और बात करूं कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया झारखंड में है, और झारखंड में टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो 5 एयरपोर्ट्स हैं झारखंड में। ठीक है, दियोगढ़ को मिला के, इंक्लूडिंग दियोगढ़ जो कि सून अभी बनने वाला है। ठीक है, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस न्यूज़ की। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो न्यूज़ है वो है आपके पास, ऑन अक्टूबर 1 दिस ईयर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम टू गो इन एक्शन। ठीक है, सो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? पहले तो यहाँ पर जो है द इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या रिक्वायर करेंगे? इम्पोर्टर्स रिक्वायर करेंगे ताकि एडवांस इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पहले ही दे दी जाए। ठीक है, सो यहाँ पर पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सेट किया गया है, दैट विल गो इन एक्शन। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश किसने किया? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय चेंजिंग द इम्पोर्ट पॉलिसी फॉर मेजर पेपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये कब से आएगा? अक्टूबर से आपको एक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। कौन से जो पार्टी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ डील कर रही है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसके साथ डील कर रही है। उसी ने ही इंट्रोड्यूस किया है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये कौन सी पॉलिसी को अमेंड करके इंपोर्ट किया गया है? सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द
इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ मेजर पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्री टू फ्री सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो पॉलिसी है कब से काम आएगी, अक्टूबर 1 2022 से काम आएगी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो है डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके अराउंड जो है काम करेगी, ठीक है। जितने भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि न्यूज़ प्रिंट हो गया, हैंडमेड पेपर हो गया, कोटेड पेपर हो गया, ठीक है। तो जितने भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ उसके लिए जो है ये काम करेगी और वहाँ पर पहले ही जो है इनको न्यूज़ मिल जाएगी बाय दिस पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 75th इंडिपेंडेंस डे, तो ये जो है 75th इंडिपेंडेंस डे हमें पता है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में जो है एक तो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस साल हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं 15 अगस्त को। इम्पॉर्टेंट चीज़ है और गवर्नमेंट जो है एक नया कैंपेन स्टार्ट करने की बात कर रही है, हर घर तिरंगा, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है ये हमारा अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, उस टाइम पर ये स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हर घर तिरंगा जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है, उसी का ही एक इनिशिएटिव है। और यहाँ पर पीएम मोदी ने इस चीज़ को जो है लोगों तक बोला है। और क्यों बोला है, ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो नेशनल फ्लैग को अपने घरों में रेस करें इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द नेशन 75th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये हर घर तिरंगा जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो एसबीआई सब्सिडरी एंड एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साइन किया है एग्रीमेंट रिगार्डिंग ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, ठीक है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एसबीआई, ठीक है। कैप वेंचर्स लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी, ठीक है। और क्यों जो है ये मेमोरेंडम इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये मेमोरेंडम इसलिए साइन किया गया है ताकि एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। और ताकि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हम बनाए रखें और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जो है और अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करें, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट फंड जो है, जो कि प्लान किया गया है टू इस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस अंडर द इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों ने जो है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपका आ जाएगा ये एसबीआई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सब्सिडरी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो न्यूज़ है, प्रसार भारती जो हम नेशनल डीडी चैनल भी जिसको हम बोलते थे, उसका अभी रिसेंटली लोगो चेंज किया गया है। और ये लोगो किसने चेंज किया गया है, तो आई&बी मिनिस्ट्री अनवील किया है इन्होंने न्यू लोगो ऑफ प्रसार भारती। और ये लोगो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी सिल्वर जुबली पर एक नया लोगो तैयार किया गया है। इंडियाज़ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, इन्होंने नया लोगो 11 जुलाई को जो है वो बनाया गया है। अगर प्रसार भारती की मैं बात करूं तो ये एक इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़, आपको चैनल्स मिलते हैं, आपको ड्रामाज मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अभी जब रिसेंटली कोविड आया था तो डीडी नेशनल पर ही हमें हमारे जो एपिक्स हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत, वो देखने को मिली थी। और सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए थे, काफ़ी ज़्यादा फंड्स कमाए थे बाय दीज
एपिक्स, ठीक है, जो इन्होंने अपने प्रसार भारती पर जो है जब ये लेकर आए थे। ओके, सो इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, और ये एक पार्लियामेंट के एक्ट से जो है पास करी गई थी। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क भी बोलते हैं हम जिसको, तो स्टैट्यूटरी बॉडी और एक्ट से जो है पास करी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सीईओ की बात करूँ तो इनके सीईओ का जो नाम है वो है शशि शेखर वेम्पति, ठीक है, तो शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं नहीं, अभी पूछ सकते हैं, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो श्रीलंका की अगेन न्यूज़ है। तो प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के राजपक्सा, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन साइन किया है, ठीक है। तो स्पीकर जो है पार्लियामेंट के ये अपना रेजिग्नेशन ऑफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा, उन्होंने जो है रेजिग्नेशन अपना साइन किया है, ठीक है। श्रीलंका की, जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही गिर चुकी है, जीडीपी इसकी नेगेटिव में है, और फॉर्मली इसको क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था, ठीक है। कहाँ पर लाई करती है? इंडियन ओशन में लाई करता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कैसे सेपरेट है? बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, एंड पार्क स्ट्रेट। ये मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी बारी एग्जाम में ये चीज़ें पूछी भी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ने इनके पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, भाग चुके थे, और अभी जो हैं ये राजपक्सा भी अपना रेजिग्नेशन साइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले हैं हमारे श्रीलंका में, और अगर मैं आपको बता दूं इन 1948, ठीक है, और आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल जो है श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, और उसके बाद इट वाज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन 7 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो है ये 150 साल का ब्रिटिश रूल रहा था, और 1948 में आज़ादी मिली थी। जो कंट्री है कॉमनवेल्थ का पार्ट थी, और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का भी ये पार्ट रही थी, ठीक है। श्रीलंका के जो क्राइसिस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इसलिए श्रीलंका जो है वो भी न्यूज़ में रहेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो क्राइसिस हैं ये काफ़ी वजहों से जो है इनको देखने को मिले कि इनका जीडीपी एकदम इतना गिर चुका, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनका मनी क्रिएशन की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पॉलिसी जो शिफ्ट करी थी फ्रॉम, पहले तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट करी थी टू द बायोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है। तो वो जब इन्होंने अपनी फार्मिंग को शिफ्ट किया, पॉलिसी को शिफ्ट किया, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी गिरी थी, ठीक है। बॉम्बिंग्स हुई थी 2019 में यहाँ पर, उसकी वजह से भी, और ऑब्वियसली जो कोविड-19 का भी इम्पैक्ट था, ये भी कुछ मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से श्रीलंका के अभी जो क्राइसिस हैं वो देखने को मिले थे, ठीक है। तो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, क्या श्रीलंका जो है इंडिया का पार्ट बनेगा? क्या श्रीलंका अपना लोन रीपे कर देगा? डेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, उस पर कर्जा आ गया है, क्या वो अपना इस क्राइसिस से खुद निकल पाएगा, या क्या इंडिया उसको कैप्चर करेगा और चाइना विल टेक ओवर? तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अभी देखने वाली हैं, या फिर क्या कोई एक और सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो श्रीलंका अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसके रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें आएंगी वो भी आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसको कॉन्फर किया गया है? नारायण कुमार को, ठीक है। जो गवर्नमेंट है जापान की, उन्होंने कॉन्फर किया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड किसको? वाइस चेयरमैन जो थे नारायण कुमार को। तो ये जो नारायण कुमार हैं वाइस चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैन ऑफ द सानमर ग्रुप, ठीक है, जापान के, और यहाँ पर इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। सो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक जापानीज ऑर्डर है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में बाय कौन से एम्परर? बाय द एम्परर मेजी, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है इट वाज द फर्स्ट नेशनल डेकोरेशन जो कि अवार्ड करते थे, फर्स्ट अवार्ड था बाय द जापानीज गवर्नमेंट, ठीक है।
कब क्रिएट किया गया था? 1875 में, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1875 में इसको क्रिएट किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये बैच क्या फीचर करता है कि किस तरीके से जो रेज ऑफ द सनलाइट आती हैं और वो किस तरीके से इतनी इंस्पायरिंग होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, और वही अवार्ड से नवाजा गया किसको? नारायण कुमार को, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो पहले तो सीधी की सीधी खबर ही आ जाती है कि वो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, कौन इसको प्रस्तुत करता है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहली न्यूज़ यही आ जाती है, मतलब पहला क्वेश्चन आपको यही आ जाएगा। और 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया का कितना रैंक है? 135, और डायरेक्ट रैंक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इंडिया का रैंक है 135। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रस्तुत करता है। यहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज थी? 146 में से 135 रैंक है इंडिया का। नॉट वेरी गुड, लो रैंक है। और ये मैं आपको बता दूं, जो जेंडर स्कोर है, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, इंडिया का 135 रैंक है जेंडर पैरिटी में, ठीक है, कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, और जेंडर को इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का स्कोर काफ़ी कम है, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2022 में। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 143 रैंक जो है वो किसका है? सबसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट 107, हेल्थ सर्वाइवल 146, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 48। आउट ऑफ 146 कंट्री हमारे पास 135 रैंक है जो इंडिया का हमें देखने को मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं बात करूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसके लिए काम करती है? ताकि स्टेट जो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो बिज़नेस के रिलेटेड है, पर उसको किस तरीके से जो है उस पर काम किया जाए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो काम करती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर बेस है? हेड क्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, ठीक है। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। कब फॉर्म हुआ था? 24 जनवरी 1971 में फॉर्म होता है। और एक इकोनॉमिक्स थे हमारे, इनका नाम है क्लॉस शॉब, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको फॉर्म किया था। हेडक्वार्टर्स अगेन स्विट्ज़रलैंड में है, इम्पॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड काम करता है? तो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है कि किस तरीके से वर्ल्ड में जो है चीज़ें एक मैनेजमेंट बना रहे, ठीक है, हर तरीके से जो है काम करे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 मेंबर कंपनीज जो हैं वो ज्वाइन हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इनका पर्पस बस इतना ही है कि ग्लोबल एजेंडाज़ को इन्फ्लुएंस करो और डिसीजन मेकिंग जो है, ताकि पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन अच्छे से काम कर सके, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में स्टडी करी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पद्मश्री से नवाजे गए ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है अवधेश कौशल, ठीक है, इनकी अभी निधन हुआ है। नाम हमें याद रखना है। और कौन थे ये? सो पद्मश्री विनिंग नोटेड सोशल वर्कर थे अवधेश कौशल। ये अभी रिसेंटली पास हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। और ये एक इंडियन एकेडमिक इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट थे, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। पद्मश्री से 1986 में इनको नवाजा गया था। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये इनके बारे में थोड़ी सी बात थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है इंडिया का पहला लोकली क्रिएटेड HPV वैक्सीन, इसको DCGI अप्रूवल मिल चुका है। तो HPV वैक्सीन, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DCGI हैज़ अप्रूव्ड द मार्केट ऑथराइजेशन की पहला जो इंडिया का HPV
ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट हमारी पहली वैक्सीन तैयार हो गई है और इंडिया ने तैयार की है। DCGI ने उसको अप्रूवल दे दिया है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वैक्सीन का नाम भी अगर मैं आपको बता दूं तो वो है गार्दासिल 9, ठीक है। ये HPV वैक्सीन है जो कि अभी अभी अप्रूव कर दी गई है, ठीक है। किसके लिए है? सर्विकल कैंसर के लिए है। तो ये थोड़ी बहुत न्यूज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। हिमाचल का गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, इन्होंने एक बुक को अनवील किया, नाम है द मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो हिमाचल गवर्नर जो हैं विश्वनाथ अनवील्स द बुक द मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये बुक जो है इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। पूरी बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कहाँ से, कौन से गवर्नर ने, या फिर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने जो है अनवील किया है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं किसने लिखा था, तो जनरल JG सिंह ने इसके ऑथर हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। JG सिंह रिटायर्ड है, इन्होंने ये द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जो है किताब लिखी गई है। ये फॉर्मर गवर्नर थे किसके? अरुणाचल प्रदेश के, और फॉर्मर चीफ भी रहे हैं आर्मी स्टाफ के, ठीक है। सो उन्होंने ये किताब लिखी गई है। मैकमोहन लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो कहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ रैडक्लिफ लाइन जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सो बेसिकली ये बुक किस पर बेस्ड है? जो भी एक्सपीरियंसेस और इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने किए थे या अपने देखे थे, या उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस डिस्प्यूट पे, वो उसके बारे में ये किताब इन्होंने लिखी गई है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी बुक रहेगी। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो ज़रूर पढ़ें, इस तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है अहमदाबाद एंड केरला फीचर्स इन टाइम मैगजीन्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अहमदाबाद और केरला को फीचर किया गया है टाइम मैगजीन में वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में से। तो इंडिया की 2 प्लेसेस हैं जिसको फीचर किया गया है। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है यार इंडिया के लिए। और वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में से इनको ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको फीचर किया गया है। तो अच्छी न्यूज़ है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी, वेरी प्राउड न्यूज़, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो इन द लिस्ट ऑफ 2022, ठीक है। कौन सी मैगजीन में? टाइम मैगजीन में। तो ये आपकी जो है न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ है। मोहम्मद शमी बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 ODI विकेट्स। तो डायरेक्ट आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, ठीक है, टू टेक 150 ODI विकेट्स। ये डायरेक्ट स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मोहम्मद शमी, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ मोहम्मद शमी की, तो एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं ये, ठीक है। यूजुअली डोमेस्टिकली ये बंगाल के लिए खेलते हैं इन द IPL फॉर गुजरात टाइटंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोहम्मद शमी। और थोड़ी सा और डिटेल में बोलूँ तो इनका बर्थ हुआ था 3 सितंबर 1990 में। एज है इनकी अभी 31 ईयर्स, ठीक है। बाकी शादीशुदा हैं ये, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इनके बारे में हमने थोड़ी बातें देखी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंडियन बैग 22 मेडल्स इन एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप इन मनामा। पहले तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एशियन अंडर 20 रेसलिंग कहाँ पर हुई है, ठीक है। सो मनामा बहरीन में जो है ये देखने को मिली है। और इंडियंस ने कितने मेडल्स जीते हैं? टोटल 22 मेडल्स जो है इंडियंस जीत के आया है अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। सो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का भी। और 22 मेडल्स जो हैं कंक्लूड किए, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा
यहाँ का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो ईरान और कज़ाकिस्तान, जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं उनमें से ये दो जो कॉम्पिटिटर्स थे ये भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो जानवी डांगेती बिकेम्स AATC यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट, ठीक है। सो पहले तो नाम ही याद रखना है, हु बिकेम द AATC एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम या एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर का सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट कौन बनी है अभी, जानवी डांगेती, ठीक है। सो ये एक यंग गर्ल है, इंडियन है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो हैं वो बनी है नासा की। बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। इन्होंने नासा का जो इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम है उसकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट ही करी थी कि इनको वहाँ पर जो है अच्छा पोजीशन दे दिया गया, ठीक है। और ये टोटल 20 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से शी वॉज द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो अच्छा न्यूज़ है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ शी इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स एज वेल, ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स की भी ये मेंबर रह चुकी हैं। नाम आपको याद रखना है, पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना ही रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो आर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रोहित शर्मा, अगेन स्पोर्ट्स के ऊपर है। रोहित शर्मा सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है रोहित शर्मा ने और फर्स्ट कैप्टन रहे हैं जिन्होंने 13 स्ट्रेट T20 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो ये जो है ये भी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो कि अभी करंट कैप्टन है इंडियन नेशनल टीम के, ठीक है। सो कैप्टन भी रहे हैं अभी और अच्छा इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है T20 मैचेस में, ठीक है। राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन हैं और काफ़ी अच्छे से जो है इनका हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। एज है इनकी 35 ईयर्स, बिलोंग करते हैं नागपुर से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इनके लिए। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो इसी वीक की जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है ब्रिमिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022 के बारे में। तो वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर हुई हैं, पहले तो ब्रिमिंघम में हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पर्सनालिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। ये देखो, ये जो आपका अलग से टॉपिक होता है ना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कोई आसमान से उठ के थोड़ी लाते हैं, यहाँ पर ही जो करंट में चल रहे होंगे वो ही उठा के तुमसे पूछ लेंगे, ठीक है। सो अभी क्या है, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, आर्करी में। डायरेक्ट पूछ लेंगे या तो यहाँ पर मेडल किस में जीता है इन्होंने, ठीक है, या तो इनके गेम्स किससे रिलेटेड हैं, आर्करी से रिलेटेड हैं, और किन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द ब्रिमिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जो वर्ल्ड गेम्स हुई हैं 2022 की कहाँ पर हुई हैं। सो ब्रिमिंघम में हुई हैं और ये कहाँ पर लाई करता है, USA में, ठीक है। सो जुलाई 7 को जो है ये स्टार्ट करी गई थी गेम्स, ठीक है। और यहाँ पर 11th वर्ल्ड गेम्स इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट रहा था जहाँ पर स्पोर्ट्स के रिलेटेड गेम्स खेली जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ ये ओलंपिक गेम्स कॉन्टेस्ट नहीं करता है, ये अलग है उससे, ठीक है। तो टोटल 10 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर अभी तक जो है ये चीज़ हमें अच्छी देखने को मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अर्न विद लर्न स्कीम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है किसने अर्न विद लर्न स्कीम लॉन्च करी, त्रिपुरा ने लॉन्च करी है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। देखो, जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी टॉपिक है या एजुकेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट ही आता है, ठीक है। और त्रिपुरा ने अभी अभी लॉन्च किया है अर्न विद लर्न स्कीम, ठीक है। और ये बेसिकली उन लोगों को वापस लाने के लिए, टू ब्रिंग बैक दोज हु हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। उन बच्चों ने जिन्होंने स्कूल्स को ड्रॉप आउट किया है ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस और एनी ऑफ द रीजंस, स्पेशली जब कोविड-19 का भी आउटब्रेक चला था, तो उन बच्चों को वापस से स्कूल ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा ने ये बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी है। और ये स्कीम पार्ट है विद्यालय का, ठीक है। सो विद्यालय चलो अभियान बेसिकली पूरा है। तो दिस स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ द विद्यालय चलो अभियान, लेट्स गो टू स्कूल, ठीक है। अर्न विद लर्न स्कीम, तो एजुकेशन के रिलेटेड देखो, हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारे पार्लियामेंट के अंडर हमारे पास आता है स्टेट लिस्ट, देन आता है
सेंटर लिस्ट, देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर खाली स्टेट डील करेगी, सेंटर लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर सिर्फ सेंटर डील करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे। नाउ एजुकेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जो कि स्टेट के अंडर आता है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर वो मुद्दे आते हैं और एजुकेशन मुद्दा वो है जो कि स्टेट के अंडर आता है, इस पर सिर्फ स्टेट जो है वो फैसला करेगी, और इसी वजह से यहाँ पर एजुकेशन के लिए बात करिए और स्टेट जो है इस तरीके की स्कीम्स लेकर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अबाउट 9000 स्टूडेंट्स जो हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन्होंने ड्रॉप किया है स्कूल से ड्यूरिंग द पैंडमिक, और अंडर द अर्न विद लर्न स्कीम इनको जो है वापस स्कूल लाने की बात करी है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, और ये त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं अगला जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल। तो उत्तराखंड यहाँ पर पहली स्टेट होती है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है एट प्री प्राइमरी लेवल। अगर मैं बात करूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो लेकर आए थे, ये एक यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था ऑन 29 जुलाई 2020। यहाँ पर नया एजुकेशन सिस्टम के जो आउटलाइंस हैं वो दिए गए थे, और ये जो नई पॉलिसी है ये रिप्लेस करेगी प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि कब आई थी, 1986 में आई थी। तो नया एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत उत्तराखंड जो है पहली फर्स्ट स्टेट बनी है इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो नाम याद रखना है उत्तराखंड, ठीक है। कौन सी स्टेट है, उत्तराखंड। त्रिपुरा का क्या है, अर्न विद लर्न स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो न्यूज़ है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन अपग्रेडेड एज गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो पहले तो डायरेक्ट किसने जो है अपग्रेड किया इस गति शक्ति विद्यालय, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ये अपग्रेड होगी एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसको रीनेम किया गया है गति शक्ति, ठीक है। क्या रीनेम किया है, गति शक्ति। और ये यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया था और एक बिल पास करके पार्लियामेंट में, तो यूजुअली अमेंडमेंट करके बिल को पास किया था, और यहाँ से इसको एक नया अप्रूवल दिया गया था, और नया जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आएगा गति शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्टर S जयशंकर लॉन्चेस कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एट सुषमा स्वराज भवन इन दिल्ली, ठीक है। तो डॉक्टर S जयशंकर ने क्या लॉन्च किया, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, ठीक है, एट सुषमा स्वराज भवन इन दिल्ली, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने लॉन्च किया कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, एक एंथोलॉजी है ऑफ एसेस जहाँ पर इंडिया के वेरियस एस्पेक्ट्स जो कि इंडियाज़ सॉफ्ट पावर हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, वहाँ पर न्यू दिल्ली में इन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी है, ठीक है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और ये बुक है बेसिकली, और इन्होंने बुक को डिस्क्राइब किया है एज गुड कॉप, ठीक है, इन डिप्लोमेसी। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये बुक यूज़ करी जा सकती है टू इनकरेज अदर्स, दूसरों को किस तरीके से इनकरेज किया जाए ताकि वो इंडिया के लिए एक बेहतरीन तरीके से काम करे, क्योंकि ये क्रिएट करता है कंफर्ट अबाउट इंडिया, ठीक है। तो ये बुक है, और किसने लॉन्च करी, S जयशंकर ने लॉन्च करी। बुक का नाम याद रखना है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है PM मोदी ने अटेंड किया है फर्स्ट वर्चुअल I2U2 समिट, ठीक है। सो I2U2 समिट किसने अटेंड किया, PM मोदी ने अटेंड किया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ I2U2 की, तो यहाँ पर कौन कौन से नेशंस हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इंडिया है, ठीक है, इसराइल है, UAE है और US है, ठीक है। सो I2U2 तो स्टैंड करता है इंडिया, इसराइल, UAE, US, और इसको वेस्ट एशियन स्क्वाड भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्ट एशियन स्क्वाड। कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। और PM मोदी ने पहला वर्चुअल I2U2 समिट का अटेंड किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। सो फर्स्ट एशियन क्वाड कौन सा है, इंडिया, इसराइल, UAE, US, इसको हम I2U2 भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है वेस्ट एशियन स्क्वाड किसने रेफर किया था, अहमद अल्बाना ने रेफर किया था, जो कि
लिख लेती हूँ मैं, अहमद अल्बाना, ठीक है। और ये एम्बेसडर है ऑफ द यूएई टू इंडिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि I2U2 में कौन कौन से नेशंस आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने फर्स्ट वर्चुअल I2U2 का अटेंड किया, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। यहाँ पर बस इतनी बातें आप याद रख लो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। अगला है हमारी जो न्यूज़ है, इंडियन रिसर्चर्स डेवलप्ड नोवेल मेथड टू रेंडर SARS-CoV-2 इनएक्टिव, ठीक है। तो इन्होंने नया मेथड जो है, नोवेल मेथड डेवलप किया है ताकि SARS-CoV-2 को जो है और अच्छे तरीके से उसे फाइट किया जा सके, ठीक है। सो न्यू सिंथेटिक पेप्टाइड्स जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं SARS-CoV-2 कोविड। देखो यार, कोविड हम बोलते हैं कोविड, और हम बोलते हैं SARS-CoV-2, ठीक है। अब SARS-CoV-2 क्या है? ये वायरस है, और कोविड क्या है? ये बीमारी है, इट इज़ अ डिजीज़, ठीक है। पहले तो ये चीज़ क्लियर रखो, ठीक है। तो अभी ये वायरस है जो कि न्यू सिंथेटिक पेप्टाइड्स हैं दैट कैन बोथ प्रिवेंट द SARS-CoV-2 वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स, ठीक है। तो वो सेल्स को एंटर, या सेल्स के अंदर जब एंटर कर रहा है ये वायरस, उसी से पहले तो प्रिवेंट करेगा, और क्लम्प कर देगा वायरस पार्टिकल्स टुगेदर, ताकि उसकी जो कैपेसिटी है टू इन्फेक्ट द लिविंग सेल्स वो कम हो जाए, ठीक है। सो ये इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया है नोवेल मेथड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सैमसंग क्रिएटेड फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सैमसंग ने फास्टेस्ट ग्राफिक DRAM चिप जो है वर्ल्ड में क्रिएट करी, और DRAM चिप बेसिकली DRAM चिप बेसिकली किससे जो है स्टैंड करती है, किसके लिए? सो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फास्टेस्ट सैमसंग ने क्रिएट करी है, और फुल फॉर्म है इसकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, एफिशिएंसी और पावर के साथ काम करेगी। इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर्स में पूछ सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, और हर कंप्यूटर्स के पास रैम होता है, और DRAM जो है ये एक रैम का ही काइंड है, इट इज़ द वन ऑफ द काइंड ऑफ द रैम, ठीक है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM उसी का ही काइंड है, ठीक है। और ये हमें मॉडर्न डेस्कटॉप्स में देखने को मिलता है और लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। इन्वेंट कब हुआ है DRAM? 1968 में इन्वेंट हुआ है, और किसने इन्वेंट किया है? रॉबर्ट डेनार्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट डेनार्ड ने इसको इन्वेंट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ओपनड इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन चेन्नई। पहले तो फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है भाई? चेन्नई में, ठीक है। किसने ओपन करी है? अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस की मैं बात करूँ तो ये हाईली कस्टमाइजेबल जो है लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और यहाँ पर इसने जो है एक इंडिया की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है, कहाँ पर? चेन्नई में, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और कहाँ पर बेस्ड है? बेस्ड है ये आई मद्रास में, ठीक है, मद्रास चेन्नई में ही बेस्ड है। और ये बेसिकली ये जो स्टार्टअप है किस में एम करता है? इसका एम क्या है? टू डेवलप एंड लॉन्च, ठीक है, ताकि अपने ही जो स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको डेवलप किया जाए और उनको लॉन्च किया जाए, उसी में ये एम करता है। और फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री भी कहाँ खोली है इसने? चेन्नई में खोली है, ठीक है। सो अगेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चेन्नई में है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, 2017 में ही, अभी रिसेंटली ही इसको फाउंड किया गया है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये इतना न्यूज़ देखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एम्स के बारे में बात हुई है। सो एम्स जो है होस्ट करने वाला है फिल्म फेस्टिवल टू कॉमेमोरेट 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरीज डे, ठीक है। तो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए एम्स जो हॉस्पिटल है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो होस्ट करने वाला है 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे को। और कब होगी? 15 जुलाई को होगी। एंड द बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स दिल्ली जो है ये होस्ट करेगा द APSI सुश्रुता फिल्म फेस्टिवल 2022, ठीक है। सो छोटी सी न्यूज़ है, पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बी बिल्ट इन दिल्ली। डायरेक्ट न्यूज बन जाती है कि पहला इको पार्क जो है कहाँ पर बिल्ड होएगा, तो वो कहाँ पर बिल्ड करने की बात करी है, दिल्ली में करी है। और बात करूँ इको पार्क की, तो फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क जो है यहाँ पर कहा गया है कि 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बैठेगी, ठीक है। और वो जो है इस तरीके की इको पार्क का जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगी। तो दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है गोपाल राय, इन्होंने एक जॉइंट रिव्यू मीटिंग हेल्ड किया जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो साथ में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। बात करूं तो लार्जेस्ट इको पार्क इंडिया में कौन सा है, इको पार्क जो है वो स्प्रेड हुआ है 480 एकड़ में, ठीक है, और सराउंडेड बाय है 104 एकड़ वाटर बॉडी में। अब लार्जेस्ट ये आपने मुझे बताना है कि कौन सा है, ठीक है। इंडिया का पहला इको पार्क कौन सा है, तो कोलकाता में था, ये फर्स्ट ई वेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट इको पार्क कौन सा है, कहाँ पर है, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है, ओला ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस मेड लिथियम आयन सेल, ठीक है। लिथियम आयन सेल किसने इंट्रोड्यूस किया, इंडिजीनियसली किसने बनाया है, ओला ने। और ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। बात करूँ लिथियम आयन की, तो लिथियम जो आयन होता है, पहले तो इसका सिंबल होता है Li, ठीक है। इसका सिंबल होता है Li। और लिथियम आयन बैटरीज जो हैं दे आर सूटेबल फॉर हाई स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हाई स्टोरिंग कैपेसिटी पावर के लिए सूटेबल है होती हैं यूजुअली जो है स्मार्टफोन्स, पीसीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और इक्विपमेंट्स में जो है ये यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। पहले इंडिजीनियसली जो लिथियम आयन सेल बैटरी है वो ओला ने यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिम्स्टेक की बात हो रही है। तो बिम्स्टेक का तो पहला फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्चुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग बिगेन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और किस पर जो है शुरू करी गई थी ये मीटिंग, तो ऑन द कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करने के लिए मीटिंग हेल्ड करी गई बिम्स्टेक की, ठीक है। बिम्स्टेक में दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो कौन कौन से नेशंस, कौन कौन सी कंट्रीज बिम्स्टेक में आती हैं। टोटल 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका आ जाता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। ये जो ये श्रीलंका और बाकी की दो हैं, कितनी, 1 2 3 4 5, और बाकी की हैं म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। ये टोटल 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक ग्रुप में, ठीक है। मीटिंग हेल्ड हुई जिसमें बात करी साइबर सिक्योरिटी की बात करी है, ठीक है। और ये मीटिंग न्यू दिल्ली में जो है हेल्ड करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बिम्स्टेक की कंट्रीज का नाम स्पेशली, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 7th एनिवर्सरी जो है स्किल इंडिया मिशन की, ये कब ऑब्जर्व करी जाएगी, 15 जुलाई को। स्किल इंडिया मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना यूथ को, इंडिविजुअल्स को, ताकि जो है वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सके और उनके फ्यूचर में, उनके करियर में अच्छा जो है काम वो कर सके, ठीक है। कम से कम इनका टारगेट है 40 करोड़ यूथ को अच्छा स्किल प्रोवाइड करना बाय 2022, ठीक है। तो ये एक मिशन है स्किल इंडिया मिशन का, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना यूथ को और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना उनके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, ठीक है। तो आज की डेट में टैलेंट की जो है डिमांड है, ट्रेनिंग जो है यूथ की, उसकी स्किल्स बढ़ाने की बात करी गई है। और इसकी 7th एनिवर्सरी जो है 15 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाएगी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाएगा अगेन ऑन जुलाई 15, ठीक है। ये फोकस करता है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज़ है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा, 15 जुलाई को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थीम क्या है, तो थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल डे की, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया मदर टेरेसा अवार्ड मेमोरियल अवार्ड टू दिया मिर्ज़ा एंड अफरोज़ शाह। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया जाता है कि किस तरीके से जो है काम किया है। ठीक है, और एक सोसाइटी में हार्मनी और पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो ये अवार्ड दिया जाता है। और मदर टेरेसा अवार्ड की मैं बात करूँ, इस बार ही दिया गया है दिया मिर्ज़ा को, और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं अफरोज़ शाह को, जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। अवार्ड इंस्टीट्यूट किसने किया था? बाय द हार्मनी फाउंडेशन। ठीक है, और ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, सॉरी अगली न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस जो है कहाँ से रिपोर्ट हुआ है? केरला से। तो ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है ये। और मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो अभी भी हमें काफ़ी एरियाज़ में देखने को मिला है, वायरल है एक तरीके से, और इस तरीके की बीमारी जो है, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलती हैं। वैक्सीन अभी भी यूज़ करी गई हैं ताकि इसको इरेडिकेट किया जा सके और इसकी प्रोटेक्शन किया जा सके, लेकिन पहला केस अभी इसका कहाँ देखने को मिल रहा है? केरला में। ठीक है, सो मंकी पॉक्स बेसिकली होता कैसे है? मंकी पॉक्स वायरस से। ठीक है, और ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का जो है मेंबर है। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का जो है ये मेंबर है। ठीक है, और बेसिकली फैमिली का नाम है यहाँ पे पॉक्स वायराइड। ठीक है, और मंकी पॉक्स एक यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जिसके जो सिम्टम्स हैं वो लास्ट करते हैं 2 to 4 वीक्स के लिए। ठीक है, काफ़ी केसेस जो हैं इसमें अकर हो सकते हैं अभी कुछ टाइम तक। जो फर्टिलिटी रेशियो है, ठीक है, मतलब जो लोग मर रहे हैं वो 3 से 6% लोग जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, मंकी पॉक्स इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। ताकि कैसे ट्रांसमिट होता है ये? जब क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर किसी और इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, या किसी भी मटेरियल कंटामिनेटेड जो चीज़ है वो खा लेता है, या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर वो है इन्फेक्ट हो सकता है इस तरीके के वायरस के साथ। ठीक है, तो ये नॉर्मली किसी भी तरीके से क्लोज कॉन्टैक्ट से भी जो है मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ है, और ये यूजुअली अकर होता है कहाँ पर? रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में। ठीक है, अफ्रीका से हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर अभी इंडिया में जो है इसका पहला केस हमें केरला से देखने को मिला है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट फेलिसिटेटेड बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। ठीक है, तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है और करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। उनको फैसिलिटेट किया किसने? बीसीसीआई पार्लियामेंट ने। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है ये गवर्निंग बॉडी है जो क्रिकेट के लिए जो है काम करी जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हिसाब से काम करती है, किसी के अंडर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है सौरव गांगुली, और अभी उनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फेलिसिटेट किया था। ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो लास्ट न्यूज़ है हमारी, ओके लास्ट नहीं है बट ठीक है। सो अगली जो न्यूज़ है वो है स्पेसएक्स कार्गो ड्रैगन सप्लाई मिशन टू द आईएसएस लॉन्च। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, आईएसएस की बात करते हैं। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज जो हैं वो काम करती है। स्पेस में जो भी स्पेस का काम है, जो भी वहाँ से चीज़ें करी जाती हैं, वहाँ पर 5 कंट्रीज़ हैं और 5 स्पेस एजेंसीज हैं। नासा है, रॉसकॉस्मॉस है, ठीक है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ये यूरोपियन की स्पेस एजेंसी है, ECA, एंड CSA जो है कनाडा की स्पेस एजेंसी है। तो इस तरीके की जो 5 जो स्पेस एजेंसीज हैं वो काम करती हैं, और वो उन्होंने पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है,
अब न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में ये है कि हाइड्रोजन लीक के बाद ऑन स्पेस एक्स कार्गो, ठीक है, जो लॉन्च है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का वो डिले कर दिया गया है बाय मोर देन अ मंथ, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज़ है, पता होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैंने आपको बात कर दी, 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया है। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, N2H4 जो है इसका आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लीक के बाद जो इसका जो वो था, मतलब इसका जो लॉन्च था वो डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये मेनली यूज़ किया जाता है एज अ फोमिंग एजेंट, ठीक है, फोमिंग एजेंट के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं इसको एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करती हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, और एज अ प्रोपेलेंट भी जो है स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। और वहीं पर हाइड्रोजन की लीक की वजह से ये डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। और यहाँ पर जो है हमारा न्यूज़ और वीकली करंट अफेयर्स जो है वो एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स 11 से 17 तक अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना लाइक करो, जितना शेयर कर सको करो, सो दैट हमें भी मोटिवेशन रहे अगले वीक के करंट अफेयर्स लाने के, और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। सो देन थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक संडे को। थैंक यू सो